Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the another lecture of power distribution and utilization subject. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर और उससे मुंसलिक उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अच्छा, सबसे पहले आते हैं कि भाई पावर फैक्टर है क्या चीज़। तो पावर फैक्टर से पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, वालेकुम अस्सलाम जी ज़ैर, ठीक। अच्छा, और आज सर ठीक। आज हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर। तो पहले आते हैं सर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड इन इंडस्ट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस चीज़ को यस समझना सर। बहुत ज़रूरी है, मतलब पीडी को वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और यूजुअली आपके इंटरव्यूज में और उनसे मुंसलिक जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो चीज़ों तो पावर फैक्टर समझो कि उसका मस्ट पार्ट होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर बेहतर तरीके से यस समझें सर। और फोकस होके चीज़ों को देखें। अच्छा यस सर। अच्छा, अब आते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर किया था हमारा, वो था हमारा लेक्चर विद रिस्पेक्ट टू लोड एंड लोड एस्टिमेशन। इनसे चीज़ें मुंसलिक थी हमारी, यस सर। ठीक है। अब लोड में एक चीज़ मैंने डिस्क्राइब की थी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोड्स। वन इज रेजिस्टिव, अदर इज यस सर। कैपेसिटर एंड थर्ड इज इंडक्टिव, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर ये जब तीन लोड आते हैं तो आपके पास जब पावर इन इक्विपमेंट मतलब जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो सिर्फ रेजिस्टिव हों तो उसमें पावर का यस बिहेवियर सर। अलग हो जाता है, और जब आपके पास जो लोड कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड हो तो उसमें पावर का बिहेवियर अलग आ जाता है। अब होता क्या है एक्चुअली कि जो पावर फैक्टर का जो अराइज यहाँ जो यूं कहें कि पावर फैक्टर जो चीज जो निकलती है वो सिर्फ ये फैक्टर यस होता है सर। आपके पास जब एसी सिस्टम, क्योंकि एसी सिस्टम जो एसी सिस्टम होता है उसमें होता है फेज, मतलब एक सिंग जो आपके पास, क्योंकि एसी सिस्टम होता है साइनोसाइडल वेवफॉर्म आइडियल में होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं पावर में, एक होता है आपका वेव होती है वोल्टेज की, दूसरी वेव आपकी होती है यस सर। करंट की, ठीक है। अब इनके ये अगर दोनों सेम फेज में, मतलब ये हो गया और दूसरा ये, तो ये एक्चुअल में हमारा आइडियल केस है, मतलब वोल्टेज भी इस फॉर्म में हो और ये आपका करंट भी इस फॉर्म में हो। हमें से अब सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ उससे यस कंसर्न है सर। फेज एंगल से। सो ऐसी कंडीशन में हमारे आइडियल केस होता है और जो एक्चुअल जितना भी पावर हमारे पास सिस्टम होता है वो आपका इक्विपमेंट यूटिलाइज करता है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज के जो फेज होता है ना, इसको हम फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो इन दोनों के दरमियान करंट और उसके दरमियान जो आपका वोल्टेज होता है। अब यस अगर सर। रेजिस्टिव लोड होता है तो उसमें आपके पास वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। तो वो आइडियल केस होता है इन टर्म्स ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है। और जब आपके पास इंडक्टर मतलब यहाँ कैपेसिटर या इंडक्टर, क्योंकि अब मैं इंडक्टर की अगर मैं आपको जो डायग्राम आपने पढ़ी होगी, यकीनन वोल्टेज और करंट के दरमियान उनका जो फेज डिफरेंस होता है वो कुछ इस तरह होता है। वोल्ट कैपेसिटर में आपके पास ये वोल्टेज है तो करंट 90 एंगल पे होता है, और मतलब और ये अगर इंडक्टर में ये वोल्टेज है तो ये करंट आपका नेगेटिव एक्सिस में होता है। तो अब इसमें हम ये कहेंगे कि कैपेसिटर में वोल्टेज आपका सॉरी करंट आपका लीड पर है, मतलब विथ रेफरेंस टू आई और विथ रेफरेंस टू वोल्टेज। अगर सेम चीज यहाँ पर देखें आपके पास इंडक्टिव में, ये इंडक्टिव को मैंने इंडिकेट करवाया है, ये वोल्टेज में करंट जो है ना लेग कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टिव, दो चीजें, ठीक है। तो अब जब आपके पास सिस्टम में पावर इंडक्टर या कैपेसिटर या इस तरह का लोड जिसमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो फिर वहां पर आपके जो उसका फेजर डायग्राम बनता है
उसमें वोल्टेज और करंट के दरमियान एक फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उस फेज डिफरेंस के सर, लिए यस सर। जो फेज डिफरेंस का जो हम अगर कोसाइन एंगल लेंगे तो उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। यहाँ तक बात समझ में आई, ये क्या चीज होती है, यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब पावर फैक्टर में जो चीज, ठीक, अब पावर फैक्टर यहाँ तक बात होगी क्लियर कि क्या चीज है। इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। जो वोल्टेज और करंट जो है उसके दरमियान जो कोसाइन एंगल है उसको हम कह रहे हैं पावर फैक्टर। अगेन यस सर। 3 लोड्स टाइप के हैं, लोड नंबर 1, लोड नंबर 2, लोड नंबर 3। लोड नंबर 1 कौन से हैं? रेजिस्टर। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज जो डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बताया था 0 होता है। और जब कास को हम 0 लेंगे, कास 0 किसके बराबर होता है? कास 0 किसके बराबर होता है? ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज होती हैं, तो उसको हम निकालें तो कास 0 किसके बराबर होगा? ये बताएं कास की वेव कौन सी है इनमें दो में से? इन दो में से कॉस की वेव कौन सी है? सर, सर, यस सर। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने दो वेव फॉर्म ड्रा किए हैं, एक ये है, दूसरी यस ये सर, है। इनमें ये बताएं कि यस आपके सर, पास कॉस जो है वो वेव किसकी है? यस सर। वो मुझे सेकंड वाली है सर, सेकंड वाली, कौन सी? सेकंड वाली। ठीक है, सेकंड वाले, ओके ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाली है तो अब ये भी बताएंगे कि जो आपके पास यस सर। जो यहाँ पे कॉस पे कितनी वैल्यू है? 0 पे। जब ये सेकंड वाली है तो यहाँ पे 0 पे कितनी वैल्यू होती है? यहाँ पर 0 में सर 90। ये मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, वैल्यू, ये तो एंगल नहीं पूछ रहा, वैल्यू पूछ रहा हूँ। ये मैक्सिमम होते हैं ना, जो अगर इस तरह वेव फॉर्म करें तो ये जो 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, यस सर। तो इस वजह से मैंने आप ये हो गया 1। तो इसका मतलब है cos 0 जो होता है वो आपका होता है 1, 90। ठीक है। अब ये जब 1 हो गया तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपके यस पास सर। जब रेजिस्टिव लोड हो उस टाइम पावर फैक्टर जो आपका होता है वो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। बाकी केसेस में जो एक इंडक्टिव का है, दूसरा आपके पास वो है कैपेसिटिव का है। अब इन दोनों केसेस में आपके पास जो पावर जो होता है वो मतलब मैक्सिमम पावर फैक्टर 1 नहीं होता, कुछ ना कुछ और वैल्यू होती है, ठीक है। जो आपके पास जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो डिफरेंस एंगल जो एंगल के जो एंगल होगी वोल्टेज और करंट के दरमियान, उसका जो हम कॉस्ट लेंगे तो इनका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि 0 और 1 के दरमियान होगी, ठीक है। तो इससे दो तीन चीजें बात पता चलें। पहली बात ये कि आपके पास रेजिस्टिव का पावर फैक्टर हमेशा 1 होगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ये पता चली कि जो आपके पास जो पावर फैक्टर होता है वो चाहे इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होता है। और आइडियल केस जो हमारा होता है वो होता है कि हमें चाहिए पावर फैक्टर हमेशा 1 हो हमारा, ठीक है, मगर ऐसा कभी अचीव नहीं होता, ठीक है। तो 0 और ये दो चीजें पता चली। अब फिर सवाल पैदा यहाँ पर ये भी होता है कि ठीक है, अगर पावर फैक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर में 1 है, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर में दोनों केसेस में, फिर हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा ये कैपेसिटिव का है इंडक्टिव है?
फिर यहाँ पे एक टर्म आता है लीडिंग हेलो हेलो वीडियो शेयर हो रही है? सर यस सर। ओके अच्छा, तो उधर फिर आ जाता है हमारे पास कॉन्सेप्ट लीडिंग एंड लैगिंग का। मतलब मैंने आपको बताया ना कैपेसिटर का अगर आप आइडियल केस में वो निकालते हैं फेजर डायग्राम, तो ये वोल्टेज होता है, ये करंट होता है। तो इसमें आपके पास जो करंट जो है ये आपके पास वोल्टेज से रेफरेंस में लीड कर रहा है, और ये हमेशा कब होता है? जब आपके पास कैपेसिटर हो। ठीक है, अब जब कैपेसिटर और आपके पास इंडक्टिव लोड कम इकट्ठे हो जाए तो सम हाउ जो आपकी फेजर डायग्राम है कुछ हमेशा इस तरह बनेगी। मतलब ये कोई 0-90 के दरमियान कोई उसकी एंगल होगी। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जब कैपेसिटिव लोड होता है तो पावर फैक्टर कौन सा होता है? लीडिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मतलब ये आपको काफी प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में और इंटरव्यूज वगैरह में आपको हेल्प करेंगे। तो 3-4 अच्छा, इसके बाद जब आपके पास करंट यस सर। रेजिस्ट इंडक्टिव लोड हो तो उस टाइम आपके पास जो वोल्ट करंट जो होता है वो आपके पास लेगिंग में होता है, और हम उसको पावर फैक्टर जो बनेगा वो भी लेगिंग में ही होगा। ठीक है, अगर फॉर सपोज मैं आपके पास ये दे दूं पावर फैक्टर इज इक्वल टू 85, तो और मैं लिख दूं आगे लेगिंग, तो इसका मतलब है जो मेरा पावर फैक्टर जो है मतलब जो लोड है वो इंडक्टिव है। अगर मैं लिख दूं मिसाल तौर 0.85 और आगे लिख दूं लीडिंग लीडिंग पावर फैक्टर, इसका मतलब है जो लोड है वो कैपेसिटर है। अच्छा, इन रियल लाइफ में जनरली सिनेरियो क्या होता है? हमेशा आपके पास जो पावर फैक्टर जो होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा आपके पास इंडक्टिव पावर फैक्टर होता है, मींस लैगिंग पावर फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रियल लाइफ में जो आपके पास ज्यादातर इंडक्टिव लोड है। मैं जनरली बात करूं इंडक्टिव, जिस तरह हमने बात की थी इंडक्टिव कौन कौन से हैं, मिसाल मोटर है। अब मोटर का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में चले जाएं, इवन आप हाउस होल्ड में किसी भी जगह चले जाएं, मोटर इज द प्राइम कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स में ये सबसे बहुत प्राइम है। आप फ्रिज से लेके आप फैन, आप अपने एसी ले लें, उसमें किसी न किसी फॉर्म में हमेशा आपको एक रोटेटरी मोटर आपको मिलेगा। तो उस मोटर जो है हमारा वो इंडक्टिव लोड में आता है। ठीक है, उस मतलब जहां पर भी कॉइल आपकी मुंसलिक हो, कॉइल मतलब जहां पे एक वाउंडिंग वायर को एक वाउंड किया हो, वहां पे आपके पास जो इंडक्टेंस होती है, और इंडक्टेंस होने की वजह से वो इंडक्टिव लोड में घुमा होता है। दूसरा मिसाल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है जो ट्रांसफार्मर, इटसेल्फ इज इंडक्टिव लोड। क्यों? इसमें भी आपके पास कॉइल्स होती हैं, ये भी एक इंडक्टिव लोड है। एंड सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर इंडक्टिव। सो आई होप के आइडिया क्लियर हो गया होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं ये इंटरव्यू, जॉब, हर जगह पे आता है। अच्छा, पावर फैक्टर की अगर मजीद बात करें तो इंडस्ट्री में अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या है, और इसको फिर हम करेक्ट भी करते हैं, और करेक्ट करने का फायदा क्या होता है, पावर फैक्टर कम होने का नुकसान क्या होता है, अब इन चीजों पे डिस्कस करते हैं। तो पहले बात 3-4 पैरामीटर्स आपको पता हो जाना चाहिए। जो पावर फैक्टर होता क्या है, पहली बात। ठीक है, पावर फैक्टर होने की या क्रिएट होने की वजह क्या बन रही थी, जो कि हमने अभी देखा, ड्यू टू द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी पावर फैक्टर, जो कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव। इंडक्टिव में हमेशा लैगिंग में होता है और कैपेसिटिव में हमेशा लीडिंग में होता है। तो ये 3-4 चीजें हमने इम्पोर्टेंट पढ़ ली अभी।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? जी सर, आवाज आ रही है। आप वालेकुम अस्सलाम सर। सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अब आवाज क्लियर है? जी सर, अब क्लियर। ओके, मैं बात कर रहा था कि आपके पास जब रेजिस्टिव लोड होता है तो उस टाइम आपके पास वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, मतलब नहीं होता फेज कोई भी डिफरेंस। तो उस टाइम आपके पास ये जो फिनोमेना आपको नजर आ रहा है ये बनता है। ठीक है, इसमें आपके पास क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो है और पावर फैक्टर होता ही है कॉस एंगल, तो कॉस को जीरो निकालेंगे तो वन बनेगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस लोड में हमेशा आपके पास वन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात क्लियर। जब आपके पास इंडक्टिव लोड जो होता है उसमें क्या होता है, इंडक्टेंस में आपके पास जो वोल्टेज होता है वो लेगिंग, वोल्टेज लीडिंग होता है, करंट जो होता है लेगिंग में होता है। ठीक है, लेगिंग का मतलब ये है कि पहले आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो वेव आप देख रहे हैं, पहले वोल्टेज आपका मतलब उसकी राइज आ रही है और फॉल आ रही है, उसके बाद करंट की राइज और फॉल आ रही है। ये बात क्लियर हो रही है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे, मुझे सुन जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, जी सर। ओके, तो इसमें पहले देखो, आप देखें कि पहले वोल्टेज राइज हो रहा है, उसके बाद आपका करंट या बाद राइज हो रहा है, फिर फॉल हो रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे पहले वोल्टेज आपके पास क्योंकि वेरिएशन आ रही है, उसके बाद करंट में आ रही है, तो इसको हम कहेंगे वोल्टेज इज ऑन लीडिंग, करंट इज लेगिंग। ठीक है, इसके जो बरक्स के आपके पास जो ये जो कैपेसिटर होता है इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें अगर इस 0 पॉइंट से नोट करें तो 0 पॉइंट में क्या है, आपके पास पहले करंट जो है वो उसका राइज या फॉल हो रहा है, उसके बाद फिर जाके वोल्टेज का राइज या फॉल हो रहा है। तो ये सिनेरियो, इसमें करंट आपके पास लीडिंग होता है और वोल्टेज लेगिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो ये हो गए हमारे पास। अच्छा, इन दोनों में फिर क्योंकि जब कैपेस ये है प्योर इंडक्टर और ये है प्योर कैपेसिटर का सिनेरियो, मगर रियल लाइफ में अगेन ना प्योर इंडक्टर होता है ना प्योर कैपेसिटर होता है। इवन जो हमारे पास अपने कैपेसिटर जो नेचुरल जो और रेजिस्टर होते हैं ना, इनमें भी समहाउ कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब है हमें या तो इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव लोड मिलेगा या इंडक्टिव प्लस कैपेसिटिव लोड मिलेगा। ठीक है, और सॉरी इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव और रेजिस्टिव प्लस कैपेसिटिव, इसका लोड मिलेगा। तो उसकी वजह से ये होगा कि जो एंगल डिफरेंस है ना, ये भी समहाउ कोई 0 से लेके 90 के दरमियान बनेगा ओवरऑल। ठीक है, तो वो एंगल हम निकालेंगे तो हमेशा जो पावर फैक्टर बनेगा वो 0 से 1 के दरमियान ही बनेगा। और आइडियल केस 1 होता है, वर्स्ट तरीन केस जो होगा 0, मतलब तो पावर है ही नहीं, बात के साथ कैसे करता हूँ। अच्छा, ये जहां तक बात क्लियर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो, सर जी जी,
सर ये जैसे पिछली स्लाइड में सर जी सर ये इसमें आपने जैसे बताया था सर, इसमें जो मतलब फर्स्ट हमारा जो सर एंगल है, जैसे सर ये फिगर बनी हुई है कर्व, सर इसमें जैसे आपने बताया कि सर मतलब पहले वोल्टेज की सर जो है राइज, उसके बाद फॉल होगी, फिर सर करंट की राइज और उसके बाद फॉल होगी। हाँ, साइनोसाइडल वेव और है ना। साइनोसाइडल जी में तो जी ऐसे ही होता है, और जी सर वो कम और वेरिएशन होती है विद रिस्पेक्ट टू साइन के हिसाब से। तो ये इसकी वेव फॉर्म है और ये इसकी वेव फॉर्म है। जी सर। तो सर ये मतलब वोल्टेज सर मतलब आप पहले लीडिंग होगा, उसके बाद जो मतलब करंट जो है हमारा लैगिंग होगा पहली वाली में, और सर जो लास्ट की जो है पिक, इसमें भी सर ऐसे होगा। लास्ट वाली पिक इसमें में करंट लीडिंग, वोल्टेज लेगिंग, और ऊपर वाले में वोल्टेज इनवर्स लैगिंग, है। यहाँ उसके पे ऊपर वाले में इन्वर्स होगा। करंट जो है ना वो आपके पास जो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को विथ बाय 90 एंगल। ठीक है। जी जी सर। जी सर। ओके। सही सर। अच्छा, ये हमारे पास जो पूरी वोल्टेज वेवफॉर्म बनी हुई है, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म, ये करंट, और ये ओवरऑल पावर जो निकालेंगे उसकी वेवफॉर्म बनेगी। ये है प्योर रेजिस्टर में। प्योर इंडक्टर में क्या होगा, ये वोल्टेज है। अगेन इंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, इंडक्टर में करंट जो है ना लेग करता है, वोल्टेज लीड करता है। तो ये देखो वोल्टेज पहले, उसके बाद आपके पास करंट है, और उसकी जो वेव फॉर्म बनेगी आपके पास पावर की, वो ये है। अच्छा, और कैपेसिटर में क्या होता है, आपके पास करंट लीडिंग में होता है। ये देखें करंट की वेवफॉर्म पहले है, वो है, उसके बाद फिर ये है। और यहाँ अगर नोट करें तो करंट और इसके दरमियान जो एंगल होता है, ये प्योर कैपेसिटर में 90 डिग्री होता है, और प्योर इंडक्टर में भी ये 90 डिग्री होता है। तो सिर्फ फर्क फर्क लेगिंग और लीडिंग का है। आई बात समझ। ये ऐसे ही समझो, मिसाल लो जैसे हम अगर 100 और 95 और 105 की मैं बात करूं, तो इसमें क्या है ओवरऑल, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू 100 ये देखूं, तो 100 का इस 95 के साथ भी प्लस सिर्फ 5 का डिफरेंस है, इसके साथ भी 5 का डिफरेंस है, मगर दोनों तरफ जो है ना डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पर 100 का डिफरेंस जो है ना, यहाँ पर आपके पास प्लस में है अगर 105 से बात करें। अगर इससे बात करें तो यहाँ पे आपके पास 100 का 95 से डिफरेंस माइनस में है। तो यही एक्चुअली में लीडिंग और लैगिंग का चक्कर है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास एंगल डिफरेंस जो है ना दोनों का सेम है, मगर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब वो उसको लैगिंग और लीडिंग का चक्कर हम कह रहे हैं। बात क्लियर हो गई? जी सर। ओके। ये काफी इम्पोर्टेंट क्या कहूँ कि टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैं कुछ शेयर और भी वीडियोस आपको कर दूंगा यूट्यूब वगैरह की, ताकि थोड़ा सा समझ में आए। अच्छा, इससे फिर एक चीज जायज होती है, वो जिसको हम कहते हैं एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब क्या है, फिर एक कहलाता है पावर फैक्टर, पावर ट्रायंगल। अब उन चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा, consider an inductive circuit taking a lagging current I from a supply voltage V. The angle of the lag between phi being phi, the circuit current I can be resolved into two perpendicular components. अच्छा, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये आपके पास कोई एक वोल्टेज है, ठीक है, और ये उसका क्या कहते हैं कि करंट है, ये उसका करंट है और ये उसका पावर है। अच्छा, अब आपके पास, क्योंकि हर चीज के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आई कंपोनेंट आ गया, दूसरा साइन कंपोनेंट। जो आई कंपोनेंट है, दूसरा साइन कंपोनेंट जो कि आउट ऑफ फेज विथ वी, जो कि 90 डिग्री का है यहाँ पर। तो अगर आइडियल केस में क्या होगा, आपके पास आई साइन थीटा साइन 90 किसके बराबर होता है, जो जो आपके पास साइन 90 जीरो के बराबर होता है, सॉरी साइन 90 1, साइन जीरो जीरो के बराबर होता है, और साइन 90 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास दो कंपोनेंट बने। अगर हम साइन की कह रहे हैं ना कि जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो कॉस कंपोनेंट है उसको हम पावर फैक्टर कह रहे हैं, तो जाहिर बात है साइन कंपोनेंट भी बनेगा।
तो उस साइन कंपोनेंट वाले जो पावर वोल्टेज है इसको हम कहेंगे रिएक्टिव पावर, और जो कॉस कंपोनेंट है पावर का उसको हम कहते हैं एक्टिव पावर। ये बात क्लियर हुई या अभी भी है कंफ्यूजन? इसमें थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो, मुझे भी पता है कि ये चीजें थोड़ी ट्रिकी हैं, मगर बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो आपने एक पॉइंट ए, ये 0 से लेके ए तक एक फैक्टर है, दूसरा ये है। हमेशा कोई भी, हमने ना वेक्टर्स पढ़े हुए हैं, वेक्टर्स में क्या होता है, कोई भी एक चीज मिसाल और ये है तो उसके दो कंपोनेंट्स निकलते हैं, एक साइन कंपोनेंट, दूसरा कॉस कंपोनेंट। याद है आपको? हेलो, जी सर। याद है ना? मतलब मैं निकाल रहा हूँ वी जी सर। वी इंटू आई। अच्छा, वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज जो है, अगर मिसाल लो 5 है, कोई भी एक बीच में एंगल है, तो हमें पता है वेक्टर्स के हिसाब से कि हर वेक्टर के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है कॉस कंपोनेंट, दूसरा बनता है साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये भी वही है, एक कॉस कंपोनेंट एक साइन कंपोनेंट, इन दोनों का जो है ना रिजल्ट एक्चुअल वी आई आ गया। तो इसको जो कॉस कंपोनेंट इसको हम कहते हैं एक्टिव पावर, जो एक्चुअली यूजेबल पावर होता है, और दूसरा होता है रिएक्टिव पावर, जो कि आपका यूजेबल नहीं होता, जिसको नॉन वर्किंग पावर कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। जी अच्छा, सर। गुड। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर तो बंद हो गई होगी? जी सर, ऑफ हो गई। ठीक है, मैंने जानबूझ के बंद किया। अभी मैं आपको एक और चीज शेयर करता हूँ। ये देख रहे हैं, ये एग्जांपल है। अगर ये रिएक्ट पावर और जो उसका पावर फैक्टर से रिलेटेड है, क्या है, जिस तरह आपके पास एक यहाँ पे ना इसने बियर का एग्जांपल लिया हुआ है। आप बियर ले लें या कोई भी ऐसी चीज ले लें, जिसमें क्या होता है, अक्सर आपने कभी कभी ना चीज लेने जाते हैं, ऐसे दूसरी भी चीजें जिस तरह सर्फ वगैरह होता है, तो अगर एक बाल्टी में आपने किसी कप में बनाया, उसको एक पार्ट होता है जो एक्चुअली जिस सरफ जिसमें पड़ा होता है वो सरफ वाला पानी होता है, एक पार्ट हो गया वो। दूसरी ऊपर उसके होती है झाग, जो कि सिर्फ स्पेस यूटिलाइज करती है, मगर एक्चुअली में उसका कोई फायदा नहीं होता सफाई करने में। ऐसा चीज होता है या नहीं? जी सर, होता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो इसको हम यूं कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो पानी बनाया हुआ था उसका सरफ वगैरह का, तो वो एक्चुअली यूजेबल चीज है, और जो आपके पास वहां पे झाग वगैरह बनी हुई थी, वो एक्चुअल में नॉन यूजेबल है, मतलब वो हमारे पास किसी काम का नहीं है, बस एक वो वहां पे स्पेस आपका समझो कि यूटिलाइज कर रहा है किसी बर्तन वगैरह में। ठीक है, तो ये हो गया, उसको इसको हम कहेंगे रिएक्टिव पावर, और इसको हम कहेंगे एक्टिव पावर। एक्टिव पावर मतलब एक्चुअली जिससे काम हम कर सकते हैं, या जिससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम हो सकता है, और इसको ओवरऑल दोनों को मिला के हम कहेंगे अपेरेंट पावर। अब बात क्लियर हुई या अभी भी और एग्जांपल दूं कोई? मैं क्लियर इसलिए हो ये गई सर। फोकस फोकस कर रहा हूं कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब सपोज करो कि आप एक, मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, सपोज करो आपके जो सिस्टम ना वायरिंग कर रहे हैं घर की। ठीक है, अब घर की वायरिंग कर रहे हैं और आपके पास घर में जो है ना लोड मोटर्स बहुत हैं, मतलब इंडक्टिव लोड बहुत है। ठीक है, अब क्योंकि इंडक्टिव लोड होने की वजह से क्या हो गया कि आपको वैसे यूजेबल पावर मिसाल तौर आपको चाहिए 1 किलोवाट। अब क्योंकि इंडक्टिव लोड की वजह से आपके पास जो रिएक्टिव पावर भी होगा, अब सपोज करो कि वो है, वो भी 1 केवीए, केवीए। ठीक है, केवीए आर इसको, अच्छा मैंने यूनिट्स नहीं बताए थे, मैं बता दूं, जो ट्रू पावर जो होता है ना, जो एक्चुअली हम यूज करते हैं उसको किलोवाट में शो कर किया जाता है, जो रिएक्टिव में होता है ना उसको हम कहते हैं वीएआर में, मतलब वोल्टेज एम्पियर आर फॉर रिएक्टिव, किलो वीएआर। ठीक है, और जो आपके पास अपेरेंट पावर होता है उसको लिखा जाए, उसका यूनिट होता है केवीए। जो अक्सर आपने देखा होगा ना, ट्रांसफार्मर वगैरह जो ये आते हैं, इनकी रेटिंग केवीए में आती है, इनकी केडब्ल्यू में नहीं आती। इसकी वजह क्या थी
क्यों? ये मैंने उस वीडियो में भी जब ट्रांसफार्मर पढ़ा था उसमें भी डिस्क्राइब किया था, इसमें दोबारा भी डिस्क्राइब करूंगा। तो अब मिसाल तौर आपका यूजेबल पावर जो चाहिए 1 किलो वाट, जो कि एक्चुअली आप कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा 1 के वी VAR जो आपका है वो इंडक्टिव लोड की वजह से, तो आपका टोटल पावर जो बन जाएगा वो इन दोनों का हम करेंगे, जो वेक्टर सम निकलेगा, सम होगा P प्लस Q विथ एंगल जो भी बनेगा, तो वो आएगा। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये 2 आ गया, ठीक है। अब आपके पास बेशक यूजेबल पावर जो है ना 1 किलोवाट का है, मगर आपके जो घर की वायरिंग जो होगी वो इस केवी इतनी हो कि इस केवीआर वोल्टेज को भी वो पावर को भी कंपनसेट करे, अदरवाइज आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। और यही वजह है कि आपके जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह होते हैं ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो एक जनरल लगे होते हैं गलियों में या सिस्टम पे, तो उधर से तो इंडक्टिव लोड भी कनेक्टेड है, रेजिस्टिव लोड भी कनेक्टेड है, तो उनको फिर उस दोनों कंपनसेट करने पड़ते हैं, और ये जनरेशन पे इम्पेक्ट करता है, ठीक है। तो यही वजह है कि आपका पावर यूटिलाइज भी नहीं हो रहा, मतलब कंज्यूम भी नहीं हो रहा, मगर सिस्टम में रहता है, और उसकी वजह से आपके सिस्टम में वो पावर कैपेसिटी करंट के उतनी होनी चाहिए। इसमें से कोई क्वेश्चन किसी को क्लियर ना हो? मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर। अच्छा, मोहम्मद जुबैर लगता है जस्ट कनेक्टेड है हमारे साथ, बाकी प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, तो ये हो गई बात, समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, ये फिर सारे फार्मूले हैं। अच्छा, एक इसके सिंबलिकली जो ट्रू पावर होता है, ठीक है, उसको P से शो किया जाता है, जो रिएक्टिव पावर होता है उसको Q से शो किया जाता है, जो अपेरेंट मतलब इन दोनों का सम होता है वो इसको S से शो किया जाता है। और इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ओवरऑल ये बन जाएगा S इज इक्वल टू P प्लस Q, ठीक है। ये हो गया, ये इनकी सैंपल्स हो गई, और ये इनका जो आपके पास जो यूनिट्स हो गए जो अभी मैंने बताया, और इनका आपस में जो रिलेशन होता है वो उसको हम कहते हैं पावर ट्रायंगल। वो कुछ इस तरह का होता है, मतलब ये ट्रू पावर जो कंज्यूमेबल है, ये आपका रिएक्टिव पावर, और ये आपका अपेरेंट पावर, इसको हम कहते हैं जो आपका रिएक्टिव नहीं बल्कि इसको हम कहते हैं पावर ट्रायंगल, ठीक है। ये बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि पावर फैक्टर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो उस टाइम में आपको इसको भी डिटेल में करेंगे डिस्कस। तो हम पावर ट्रायंगल और ये सारी चीजें हमने देख ली, यूनिट्स भी बता दिए, और ये अच्छा इनका आपस में जो रिलेशनशिप है। अच्छा, जब पावर ट्रायंगल बता दिया है तो वैसे भी एक वो क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम याद है? एक ट्रायंगल हो, ये x है, ये a है, ये b है, पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या चीज होगी? हेलो, जी सर। मैं पूछ रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम याद है? यस सर। क्या होता है ये? मतलब मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, ये है a, बल्कि इसको मैं करता हूँ, ओहो, ये कुछ इस तरह बन गया, ये x है, ये a है,
और ये बी है। अब मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मेरी आवाज नहीं आ रही सर? नहीं, बहुत स्लो है, समझ नहीं आ रही। सर मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करता अच्छा, मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं, मैं बेसिक कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस वो आपका जो 90 एंगल में होता है, क्या बोलते हैं इसको, बेस हाइट और उसको परपेंडिकुलर जो होता है। ठीक है, ये तीन टर्म्स होते हैं जो एक दूसरे का रिलेशन बताते हैं। तो ये जो फैक्टर है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये फैक्टर प्लस ये फैक्टर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे उस थ्योरम में अप्लाई की, तो इससे हमें ये रिलेशनशिप मिला। के वी मतलब टोटल पावर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा रियल पावर का स्क्वायर प्लस वो ये हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, जो के वी आर। ठीक है, अच्छा, अब एंगल भी वैसे जनरली अगर ये एंगल निकालनी है तो क्या होगा, ओ ए और ओ बी। तो ये क्या होगा, ये एंगल होती है कॉस एंगल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होती है, और बेस अपॉन हेपाटिन्यूज। अच्छा, जो मैं पहले कह रहा था ना परपेंडिकुलर नहीं, हेपाटिन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का वो आपस में स्क्वायर रिलेशनशिप होता है। अच्छा, ये जो है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है ओ ए, ये है क्या है के डब्ल्यू, और ये हेपाटिन्यूज क्या है आपके पास के वी ए। तो इससे हमें पावर फैक्टर का एक ये फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला, कि रेशियो ऑफ रियल पावर टू द टोटल अपेरेंट पावर। मतलब एक तो आपके पास आ गया पावर फैक्टर इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द फेज और करंट के दरमियान जो एंगल है, फेज और वोल्टेज के दरमियान, उसका जो कॉस निकालेंगे वो भी पावर फैक्टर है। दूसरा, जो अगर आपके पास जो रियल पावर जिसको एक्चुअल पावर हम कह रहे हैं वो डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर, तो ये भी हमारा कहलाएगा पावर फैक्टर। ठीक है, अच्छा, इसमें से फिर दो तीन फार्मूले निकल जाते हैं, वो ये हैं पी इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस थीटा। मतलब रियल पावर का जो फार्मूला हो गया वो हो गया ये, जो जनरली हम आपने देखा होगा पावर जब भी आप निकालते हैं, जिस तरह हमने एलसी वगैरह में पी इज इक्वल टू वी आई लिखते हैं, उसमें हमने कभी भी कॉस आगे ऐड नहीं किया। उसकी वजह क्या है, जितने भी अभी तक आपने एलसी वगैरह में सर्किट सॉल्व किए होते हैं वो सारे सर्किट से रेजिस्टिव, और रेजिस्टिव में आपको अभी अभी जो बताया था, जो कॉस फैक्टर होता है वो होता है 1। तो P इज इक्वल टू वी आई इस वजह से हम हमेशा लिखते हैं, उसमें नहीं होता। जब रेजिस्टिव सर्किट हो तो उसमें कास जो आपके पास पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब इंडक्टिव लोड आ गया या कैपेसिटिव लोड आ गया, तो अब यहाँ पे हमारे पास फिर सवाल होता है कि रिएक्टिव पावर है तो एक्चुअल पावर कितना है, तो उसका फॉर्मूला ये बनता है। आई बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर। अच्छा, सिमिलरली फिर इसको आप जो है रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होगा, वही जो एक्चुअल पावर है, जो ओरिजिनल पावर है उसका टेंजेंट ले लें, तो आपके पास जो रिएक्टिव पावर का वो फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो केवीआर ये आपके पास आ गया। अब सवाल है एक, ए सर्किट draws a current of 10 ampere at 10 200 voltage and its power factor is 0.8 lagging, find the active reactive and apparent power। अच्छा, ये बताओ, लेगिंग है पावर फैक्टर, तो इसका मतलब है लोड कौन सा है, रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है? जुबैर बताएंगे। मोहम्मद जुबैर है ही नहीं सिर्फ। अच्छा, उजैर शायद या मुबशिर तारकी में से दोनों में बताएं।
वैसे सर सर रिएक्टिव लोड कहलाएगा सर। रिएक्टिव तो है, कौन सा, इंडक्टिव है कैपेसिटिव है? सर ये होगा इसका सर कैपेसिटिव सर। कैपेसिटिव क्यों होगा? अभी तो हमने डिस्कस किया है पहले स्लाइड में कि जब लैगिंग हो तो मैंने क्या बताया था, जब सर बताया। लैगिंग हो तो जी सर। पावर फैक्टर जब लैगिंग हो तो इंडक्टिव लोड होता है। थोड़ा सा ना गौर कर लिया करें, इतनी बेसिक मिस्टेक्स करेंगे तो टफ हो जाएगी, तभी भी बताइए चीजें। अच्छा, अपेरेंट पावर क्या हो जी गया सर। हमारा यहाँ पर? P इज इक्वल टू VI, ये हमारा हो गया अपेरेंट पावर। 200 इंटू 10 इज इक्वल टू 2000 VA हो गया हमारे पास। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिव पावर क्या होगा? VI इंटू कॉस थीटा, मतलब मैंने आपको कहा था ना कि एक्टिव पावर क्या था हमारा जो निकाला था हमने, वो था पावर, रियल पावर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ये हो गया आपका रियल पावर, जो कि यहाँ पर जिसको एक्टिव पावर कह रहे हैं हम, ठीक है। और रिएक्टिव पावर कौन सा होगा? जो आपके पास P है, जो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा, तो आपके पास आ जाएगा क्या? रिएक्टिव पावर। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि यहाँ पे ये 0.6 कहाँ से आया? मुझे कोई बता सकता है ये 0.6 कैसे निकाला हमने? अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन मैं दे दूं, चलो मिसाल और क्विज में ही आपको 1 मार्क का, तो ये 0.6 कहाँ से आया? हेलो, जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एक्टिव पावर जो है यहाँ पे रिएक्टिव पावर में, एक तो हो गया एक्टिव पावर मतलब जो एक्चुअली आपका पावर था, ठीक है। दूसरा जो आपका रिएक्टिव पावर है, ये हो गया आपका, समझो कि P, ये हो गया S और ये हो गया Q, ठीक है। नाम अगर ना भी लिखे हो, क्योंकि जो रियल पावर होता है उसको हम वाट से शो करते हैं और अपेरेंट पावर को हम VA से शो करते हैं। अब यहाँ पे ये 0.6 कहाँ से आया? ये तो 0.8 उन्होंने पावर फैक्टर दिया हुआ था, और पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? हमें ये पता है, P इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा हम समझोगे उसने हमें जो पावर फैक्टर जो दिया हुआ है इसमें वो है 0.8, तो इसका मतलब ये हुआ cos थीटा हो गया हमारा कितना? 0.8, ठीक है। अब 0.8, तो यहाँ पर जो v की भी वैल्यू दी हुई है, i की भी दी हुई है, cos थीटा को हमने डायरेक्टली 0.8 पुट कर दिया। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। यहाँ पर v की भी i भी है मगर साइन थीटा तो नहीं है ना, ये कहाँ से आ गया फिर? सर ये सर ये अपेरेंट पावर जो है इसकी सर ये कन्वर्ट करेगा अपेरेंट पावर को सर एक्टिव पावर में। वो तो ठीक है, मगर ये बताओ कि आया कहाँ से? सर कन्वर्ट होकर। 0.6 कैसे कन्वर्ट हो रहा है? ठीक है, अब ये सर सुन लो, जैसे ये वॉट सुन लो, की। ओके सुन लो सुन लो। जब cos थीटा 0.8 के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.8 होगा। जी सर। कैलकुलेट से